अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लास्ट लेक्चर है डिजीज़ के रिलेटेड वो है प्रोटोज़ोआ। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोज़ोआ डिजीज़ एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोज़ोआ के रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ है उनको पढ़ने से पहले मैं प्रोटोज़ोआ के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा कि प्रोटोज़ोआ है क्या। प्रोटोज़ोआ एक सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोटिक होता है। सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल का बना हुआ है, एक सेल खाली होती है इसके अंदर, प्रोटोज़ोआ। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पहली बार देखा गया कि एनिमल नेचर, अगर आप नाम से ही आप देखोगे, आप नाम देखो, प्रोटो मीन्स फर्स्ट लाइफ, जोआ मीन्स एनिमल, यानी फर्स्ट एनिमल। अगर आप देखोगे प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल, फर्स्ट एनिमल नेचर। अगर जो लाइफ पहली बार इस धरती पे बन गई, जो अभी तो इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बहुत सारी थ्योरीज अभी तक आई है। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मेसिया, ये बहुत सारी थ्योरीज है। एक एक थ्योरी आई थी, ओपेरनॉन हेल्डेन ने दी थी एक थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जिस पे 1952 में यूरी एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था और उसमें देखा गया कि पहली बार जो है लाइफ किस तरह बनी। तो वो अलग सा टॉपिक है। अगर और ये प्रोटोज़ोआ के रिलेटेड, हाँ, अगर इनकी हम देखेंगे, एक एक बहुत बड़ा फाइलम है, इनमें क्लासेस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कन्फाइनिंग टॉपिक है वो है डिजीज़ के रिलेटेड। सो लिहाजा यहाँ पे प्लीज़ हम जो है मेनली स्ट्रेस करेंगे कि प्रोटोज़ोआ की वजह से डिजीज़ कैसे होती है और कौन कौन सी डिजीज़ होती है। वन मोर थिंग, प्रोटोज़ोआ के बारे में मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एनिमल लाइक नेचर जो है लाइफ में जो बना इनके अंदर पाया गया। दूसरा, ये सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। तीसरी बात जो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इनकी लाइफ जो है वो फ्री लिविंग है, यानी इनको ज़रूरी नहीं है कि वो होस्ट के साथ रहे, और ये पैरासाइटिक मोड में भी रहते हैं, यानी पैरासाइट्स भी होते हैं। तो मतलब, और इनमें जो फ्री लिविंग होते हैं इनमें यूजुअली ज़्यादा डिजीज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो पैरासिटिक मोड ऑफ प्रोटोज़ोआ जो होता है ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर मैंने लिखा है प्रोटोज़ोआ डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स, इनमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक छोटी सी ट्रिक प्लीज़ यहाँ पे आप फोकस करो। ये बीपीएल गैस ऊपर मैंने लिखा है। बीपीएल गैस, अगर आप देखोगे नाम से, ये चार छः कैपिटल जो छः लेटर्स है, छः अल्फ़ाबेट्स है। तो यहाँ आप देखो लेफ्ट साइड में, बी फॉर बैलेंटिडाइसिस, पी फॉर पियूरिया, एल फॉर लीशमानियासिस, जी फॉर गेराइडिसिस, ए फॉर एम्यूबाइसिस, एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस। एक डिजीज़ यहाँ पे नीचे है, वो मलेरिया है। वो आप ऐसे ही याद रखोगे ट्रिक के बगैर, क्योंकि मलेरिया के बारे में हर कोई तो अवेयर ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है बीपीएल गैस। अब देखो एक एक करके हम देखेंगे जल्दी जल्दी। बैलेंटिडाइसिस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है बैलेंटिडम कोली। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी ये ऑर्गेनिज्म है बैलेंटिडम कोली, इसकी वजह से बैलेंटिडाइसिस डिजीज होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है फीकल ओरल रूट। अगर आप देखोगे बहुत सारी प्लेसेस ऐसे हैं जिनमें स्लम एरिया रहता है। स्लम एरिया में मतलब कि एक ही वो टेंट में रहने वाले लोग, एक छोटा सा घर होता है जिसमें 10-15 मतलब लोग रहते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हाइजीन ओबियसली बहुत ही, मतलब हाइजीन ऐसा नहीं होता है। तो वो ज़्यादा, अगर अगर बाय द वे वो उनका फीकल मटेरियल कभी निकलता है, छोटे बच्चे, तो वो कभी क्या होता है कि गलती से, या अगर कोई डेलिबरेटली या मतलब खाता है, या किसी को इंटेंशन नहीं होता है कि मैं खा लूँ, कि उसके मुंह में चला जाए, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका बन जाता है। और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम स्वाइन, यानी जो पिग्स के रिलेटेड, यानी पिग्स के साथ ज़्यादा काम करता है, चाहे वो पिग्स को पालता है या उनका मीट खाता है, तो उनके थ्रू भी इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन जाता है। तो अगर किसी को बैलेंटिडाइसिस हो जाए तो ये दो सिम्टम्स इनमें नज़र आ जाते हैं। एक है डायरिया, एक है कोलिटिस। कोलिटिस का मतलब जो इंटेस्टाइनस जो होते हैं, इंटेस्टाइनस कॉलन रीजन होता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये हो गया
बैलेंटिडाइसिस। और इनका ट्रीटमेंट यूजुअली हमेशा प्रोटोजोआ का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेट्रोनिडाज़ोल यूजुअली ज़्यादा यूज़ होता है। मेट्रोनिडाज़ोल, टेंडाज़ोल ऐसे यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेट्रासाइक्लिन भी यूज़ हो जाता है इनका ट्रीटमेंट, ठीक है। और सेकंड डिजीज़ जो है वो है पियूरिया। देखो पियूरिया को और एक डिजीज, इसका और एक नाम है, इसका हम बोलते हैं गम डिजीज़। गम डिजीज़ जो डेंटिस्ट से ज़्यादा उसको वो ज़्यादा इसको हम बेटरली जानते हैं। हाँ, और एक नाम है इसका पेरिडोंटिटिस। देखो भाई, ये जो फ्यूरिया है, इसमें अगर किसी को ये बीमारी है तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि उसके मुंह से बैड स्मेल आ जाती है, बैड ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, बदबू आ जाता है। वो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म जो इसमें होता है इन्वॉल्व, वो ऑर्गेनिज्म है ये ट्राइकोमोनास टेनेक्स और है एंट अम्यूबा गिगेनवेलिस। ये दो स्पीशीज़ है। ये जो ट्राइकोमोनास टेनेक्स है यूजुअली कहाँ रहता है, ये जो टूथ रीट होते, ये रूट होते हैं, यानी रूट्स तक ये पहुँचते हैं और फिर ये धीरे धीरे दांतों को या पूरा ये जो गम और रीजन होता है उसको ये पूरा डैमेज करता है। और इसमें खास सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं, एक तो बोन डिस्ट्रक्शन, एक तो ब्लीडिंग गम एंड बैड ब्रेथ, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम नज़र आ जाता है। तो ट्रीटमेंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट तो यही है, टीथ क्लीनिंग एंड ओरल हाइजीन। क्या और कोई मेडिसिन? हाँ, मेडिसिन तो इसके लिए सबसे यूज़ होता है, एंटीबायोटिक का कोई भी ले सकते हैं जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि ये मतलब जो फ्यूरिया है ये तो डिजीज़ है एक्चुअली प्रोटोजोअल डिजीज़, याद रखना। लेकिन बैक्टीरिया इनके एसोसिएशन में बड़े हवाक हो जाते हैं, वो खतरनाक हो जाते हैं। लिहाजा अगर हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे या पेनिसिलिन खाएंगे, पहले बैक्टीरिया को एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद ये जो ट्राइकोमोनास टेनेक्स है वो उसको किल करने के लिए हम दूसरा कोई ड्रग ले सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड डिजीज़ जो है यहाँ लीशमानियासिस। लीशमानियासिस जो है इसका काजेटिव एजेंट है लीशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानियासिस को हम काला अज़र भी बोलते हैं। यूजुअली काला अज़र, आप देखोगे नाम हिंदी वर्ड है ये काला अज़र। यूजुअली ये आफ्टर मलेरिया, मलेरिया के बाद अगर दुनिया की कोई सबसे खतरनाक डिजीज़ है मलेरिया के बाद, तो वो है काला अज़र। इसका नाम अगर देखेंगे, काला मीन्स ब्लैक, ब्लैक को हम यूजुअली जो हिंदी में बोलते हैं, और अज़र मीन्स फीवर, हॉट, ठीक है। तो ये ऑन द बेस ऑफ दैट इसका नाम पड़ा है काला अज़र। ये एक फ्ली की वजह से होता है, सैंड फ्लीज, जो सैंडी एरियाज होते हैं इनमें फ्लीज जो होते हैं वो, उनसे ये ट्रांसमिट होता है। यानी आप बताओगे ये सैंड फ्ली एक वेक्टर का काम करता है। याद रखना कि ये जिस तरह मतलब फ्लीज जो होते हैं, ये जो ट्रांसमिट हो जाता है, ये प्रोटोजोआ लीशमानिया डोनोवानी, ये डायरेक्ट नहीं आता है कि आप कोई खाना खाओगे या पानी पियोगे तो उसमें रहेगा, नहीं, ये तो डेफिनेटली सैंड फ्ली के थ्रू आएगा। तो ये सैंड फ्ली एक वेक्टर का काम करता है, ठीक है, ये एक वेक्टर का काम करता है। ओके, तो जिस किसी को ये काला अज़र हो जाए तो ऑब्वियसली उसका, मैंने यहाँ बताया काला अज़र का मानी ब्लैक फीवर, तो फिल फीवर ऑब्वियसली एक सिम्टम है, लेकिन इसमें उसके साथ साथ स्वेलिंग ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। ये देखो भाई, स्वेलिंग ऑफ लिवर, लिवर जब स्वेल हो जाता है तो आप समझ सकते हो, लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर है। एक तो ये हार्मोनों को मतलब इसके कंट्रोल में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। दूसरा ये इमरजेंसी सिचुएशन में वाटर को स्टोर कर देता है। और लिवर बहुत सारे, मतलब अगर हम बॉडी को देखेंगे तो मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होता है लिवर का। लेकिन भाई जब लिवर का ही अटैक हो जाएगा तो आप समझ सकते हो, तो इसके रिलेटेड में और डिजीज़ एसोसिएशन में रहते हैं। दूसरा है स्प्लीन, यानी स्प्लीन का डैमेज हो जाना, स्वेलिंग हो जाना स्प्लीन का। और आपको पता है कि स्प्लीन को हम बोलते हैं, जो स्प्लीन है इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन होता है। स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड। यानी जो आरबीसीज जो है, आपको पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन के बाद ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आरबीसीज ज़्यादा जब डैमेज हो जाती है तो ये
रह जाते हैं, इनके लिए एक जगह होता है स्प्लीन। लेकिन अगर आपका स्प्लीन ही ख़राब हो जाएगा तो ऑब्वियसली उससे क्या एनीमिया टाइप के डिजीज़ फिर नज़र आ जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, मोर एंड मोर आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, उपेंद्रनाथ ब्रह्मचार्य। तो उसने एक यूरियास्टाइमाइन एक ड्रग निकाला इसके अगेंस्ट, ठीक है, 1922 में, और 1929 में इसको इसी बात पे एक नोबेल प्राइज़ मिला। देखो ये मैं इसलिए यहाँ पे टारगेट पे आया क्योंकि आगे जो हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पे होगा। वो बायोलॉजी में, हाँ, ये टॉपिक है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा। तो यहाँ इसने ये कंट्रीब्यूशन किया, ये जो ड्रग निकाला इस काला आज़ार को एलिमिनेट करने के लिए, तो कामयाब हो गया, तो इसको इस बात पे फिर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इस पे, वो है गिराइडिसिस। तो गिराइडिसिस में जो पैथोजन है वो है गिराइडिया डोडोमाइनलिस। तो इसमें भी अगर आप देखोगे जल्दी, इसमें फीकल ओरल रूट है, इसमें ऊपर भी लिखा है मैंने, जो एम्यूबाइसिस है, ये बैलेंटिडाइसिस जो है उसमें फीकल ओरल रूट है, इसमें भी फीकल ओरल रूट है, लेकिन इसमें फीकल ओरल रूट दूसरे तरीक़ों से आता है। वहाँ पे मैंने आपको बोला कि वो सिलम एरियाज़ रहते हैं, सिलम एरियाज़ में ये ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन यहाँ सिलम एरियाज़ का कोई चांस नहीं है। यहाँ होता है ये, क्योंकि ये सेक्चुअली ट्रांसमिट भी होता है, ये डिजीज़ जो है वो सेक्चुअली ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि सेक्स पार्टनर्स अगर इस टाइप का सेक्स करे कि मतलब उनमें फीकल ओरल जो है कनेक्शन हो जाए तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। और दूसरा इसमें लिखा भी मैंने है कि मेंटल इंस्टीट्यूशंस, आप समझ सकते हो कि मेंटल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको सेंस नहीं रहता है कि हम क्या करें, या ऐसे कुछ जो डे केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी इनके बहुत सारे चांसेस नज़र आए हैं, इसलिए यहाँ लिखा है मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो बनते हैं। तो इनका सिम्टम्स है, एक है डायरिया तो पता है, लूज मोशन टाइप का वो, और ये है नंबर 2 जो मैंने लिखा है फ्लैटुलेनस, इम्पॉर्टेंट वर्ड है फ्लैटुलेनस। ये सिम्टम है कि अगर पेट में ज़्यादा गैस बन जाए, वो विंड टाइप का गैस बन जाए, ज़्यादा गैस बन जाए, तो वो कन्फाइनड इन्फेक्शन होता है गिराइडिया का। तो एक ट्रीटमेंट है इसके लिए, मेट्रोनिडाज़ोल एंड टेंडाज़ोल। ठीक है, नेक्स्ट एम्यूबाइसिस का कॉजेटिव एजेंट है एंट एम्यूबा हिस्टोलाइटिका। अगर मैं यही से आपको बताऊंगा, एंट मीन्स इंटरनली ये डैमेज करता है, ये इंटेस्टाइनों को। एम्यूबा हिस्टो, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, तो ये टिश्यू को डैमेज करता है। लाइटिक यानी इसका एक एंजाइम खतरनाक होता है जो बिल्कुल टिश्यू को पोरस बना देता है और डैमेज कर देता है, तो नाम से ही सारा पता चल जाता है। एंट एम्यूबा हिस्टोलाइटिका यानी इंटेस्टाइनस में ये बैठने वाला एक पैथोजन है। हिस्टो मीन्स टिश्यू को डैमेज कर देता है, लाइटिका मीन्स उसको पोर कर देता है, छेद कर देता है। तो इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट। और एम्यूबाइसिस का फीकल ओरल रूट के अलावा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये पानी के थ्रू भी हो सकता है। अक्सर बच्चे जो स्विमिंग वगैरह करते हैं तो उनके नाक के थ्रू भी आ सकता है एम्यूबा, तो उस वक्त ये सिस्टिक स्टेज में भी होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें एक ट्रोपोसाइट स्टेज होता है सिस्टिक फार्म में, तो ये अपने सराउंडिंग में सिस्ट बनाता है, तो पानी में बहुत देर ये जिंदा रहता है। तो इसका जो सिम्टम है वो डायरिया डायसेंट्री। देखो इसका नाम ही भी एक बार कभी अगर ऐसे डिजीज आए, एम्यूबिक डायसेंट्री, ये कभी अलग ऐसी आप डिजीज देखोगे तो डरना नहीं प्लीज़, वो बेसिकली एम्यूबाइसिस ही है, एम्यूबिक डायसेंट्री। ये डायसेंट्री क्या है कि स्टूल जो होता है उसके साथ ब्लड, यानी फीकल मटेरियल के साथ ब्लड आना है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जब इंटेस्टाइनों को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है, तो जब फीकल मटेरियल बाहर आ जाता है तो उसके साथ ब्लीडिंग भी आ जाता है। तो डायरिया अलग है, डायसेंट्री मीन्स एक टाइप का डायरिया जिसमें ब्लड आ जाए। अल्सरेशन, यू कैन टाइप सी अल्सरेशन, ए टाइप ऑफ डैमेज जब ये टिश्यूओं को ब्रेक कर देता है, ब्रेकिंग ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है, वो अल्सरेशन होता है। तो इसमें एम्यूबिसाइडल एजेंट्स होते हैं जैसे टिश्यू एक्टिव एजेंट एंड ल्यूमिनल सिस्टोडाइसल एजेंट होते हैं, यानी प्लांटों या मशरूमों से
जो हम ड्रग्स निकालते हैं वो इनके लिए फ्रूटफुल साबित होते हैं। बाकी इनमें मेट्रोनिडाज़ोल भी अच्छे से काम कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्लीपिंग सिकनेस है और एक डिजीज़ ट्राइपैनोसोमायासिस स्लीपिंग सिकनेस। अगर नाम से आप देखो स्लीपिंग सिकनेस एक टाइप का सिम्पटम है जिनको ये डिजीज़ हो जाती है, बेचारे नींद इनकी डिस्टर्ब हो जाती है और यूजुअली अफ्रीका में ये ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको और एक नाम भी है अफ्रीकन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कल ये स्लीपिंग सिकनेस अगर ये क्वेश्चन आए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आप बताओ कि सर ने हमें नहीं बताया, ये बेसिकली ट्राइपैनोसोमायासिस है। तो स्लीपिंग सिकनेस इसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी। एंड इसमें ये फ्ली जो है वो सिट्सी फ्लाई है, ठीक है, टी साइलेंट रहता है, सिट्सी फ्लाई। ये यूजुअली कहाँ होता है, ये फ्लाई होता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ ये ज़्यादा फ्लीज पाए जाते हैं। तो सिम्टम है इसका फीवर है, हेडेक है, एनलार्ज्ड लिम्फ है, वो होता है। एनलार्ज्ड लिम्फ के साथ आप समझ सकते हो कि अगर लिम्फ पहले ही डैमेज हो जाएगा, लिम्फ ये जो है ये बैक्टीरियों को मतलब ख़त्म कर देता है या जो पैथोजेन्स वगैरह है, जो लिम्फ ही जब हमारा डैमेज हो जाएगा, जो कलरलेस फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, वो डैमेज हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम पे बहुत असर पड़ता है। नाउ उसमें जो ट्रीटमेंट यहाँ लिखा है वो है लंबर पंक्चर। यहाँ लंबर पंक्चर के बारे में यहाँ बहुत बार, इससे पहले भी एक बार आया था। लंबर पंक्चर मतलब होता है ये ब्रेन में जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जमा हो जाता है तो उस फ्लूइड को बाहर से एक्सेस फ्लूइड चला जाता है, तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए एक पंक्चर करते हैं। और यहाँ पे जो 4 ड्रग्स लिखे हैं जैसे यहाँ है सरामीन है या मेलासोप्रोल है या एफ्लोरेंथीन है, पेंटाडमीन है। तो ये 4 ड्रग्स जो है इनको मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये इसलिए क्योंकि 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इन 4 ड्रगों को रिकमेंड किया पर्टिकुलरली प्रायोरिटी बेस पे कि अगर जिन इलाकों में, जिन एरियाओं में ये ज़्यादा डिज़ीज़ नज़र आ जाती है, ऑब्वियसली अफ्रीका में नज़र आ जाती है, तो उन इलाकों को ये प्रायोरिटी तौर पर ये 4 ड्रग्सों की सप्लाई आप दे दो। नेक्स्ट जो लास्ट में है वो मलेरिया। मलेरिया को कौन नहीं जानता, मलेरिया तो पता ही है जो एक ख़तरनाक डिजीज़ है ये प्रोटोज़ोआ की वजह से होता है। प्रोटोज़ोआ जो है, प्रोटोज़ोआ का नाम है प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ है जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सिफारम है एक, प्लाज्मोडियम नोवेली है एक, एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। इनमें सबसे खतरनाक जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिफारम। अगर किसी को ये प्लाज्मोडियम जाता है बॉडी में तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसको बचने के, क्योंकि फैल्सिफारम सबसे डेडलीस्ट प्रोटोजोआ है। हालांकि मैंने फैल्सिफारम नहीं लिखा है, हमें विवैक्स लिखा है। तो इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एनाफिलीज है, मॉस्किटो एनाफिलीज, लेकिन फीमेल मॉस्किटो। सिम्टम्स फीवर, ऑब्वियसली लिवर डैमेज, लिवर डैमेज डैमेज क्योंकि इसका 2 ही एरियाज़ रहते हैं। एक पहला एरिया रहता है जहाँ ये पहले पहुँचता है वो है लिवर, वो है लिवर, लिवर में पहली बार पहुँचता है। उसके बाद ये एक टूर करता है, लिवर के बाद ये ट्रांसमिट हो जाता है आरबीसी में। हालांकि आरबीसी में ये 2 बार अटैक करता है, एक फ्रेश अटैक और दूसरा उसके बाद जब ये रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद है ये कुछ एनीमिया, आपको पता है जब मैक्सिमम आरबीसी डैमेज हो जाएंगे तो एनीमिया ऑब्वियसली हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन। इसके बारे में आप सभी जानते हो कि रिसेंटली ट्रंप ने एक रिक्वेस्ट भी की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि आप हमें इनकी सप्लाई दे दो, क्योंकि इंडिया में ये ड्रग्स ज़्यादा बनते हैं, यहाँ मलेरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं। और एक है इसका जो एक होता है ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा होता है प्रोफाइलॉक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैसी स्ट्रेटजी अपनाओगे अगर आप सपोज ओडोमास क्रीम यूज़ करोगे, ओडोमास क्रीम यूज़ करोगे जिस पे फिर उसके बाद मच्छर काटता नहीं है। एक फिश का एक लार्वा है गम्बोसा, गम्बोसा फिश, यानी ये फिश का लार्वा होता है। इस गम्बोसा फिश लार्वा का एक एक ज़बरदस्त एक एक्टिविटी होता है कि ये खाता है एनाफिलीज मॉस्किटो को, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जहाँ पे ये अपने एग्स डालता है उनको ये डैमेज कर देता है, गम्बोसा फिश।
और दूसरा ये है कि अगर आप वाटर के या कहीं पर भी वाटर में लेगून्स देखोगे, वो लकड़ी के काटी हुई लकड़ी हम बहुत देर तक कहाँ रखते हैं पानी में, वहाँ पे जो बैड स्मेल आ जाती है लकड़ी की, जब वो हमें लगता है कि वो थोड़ा ख़राब हो रहा है उसका, तो वहाँ पे इस एनाफिलीज़ के चांसेस बनते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। तो लिहाज़ा बेटर है कि आप उस एरिया में मत रखो उन लेगूनों को जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ इंसानों की ये पॉपुलेशन है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करो। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ थे प्रोटोज़ोआ के, जो मेन डिजीज़ेज़ थे। एक था बैलेंटिडाइसिस, दूसरा था प्यूरिया, तीसरा था लीशमानियासिस, चौथा गिराइडिसिस, एम्यूबाइसिस, स्लीपिंग सिकनेस एंड मलेरिया। एंड वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडिया में मैंने वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 25 यानी सेम डे उसमें वो डीएनए डे मनाते हैं, क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए बनाया था वो 25 अप्रैल को ही बनाया था उन्होंने। तो ये हो गया हमारा प्रोटोजोआ एंड इट इज़ डिजीजेस। एंड हमारा लेक्चर जो है वो डिजीज़ों पे वो आज फिनिश हो गया। थैंक यू।